नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके संकेत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हालिया बयानों से मिलते हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है। इस बीच शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर 2 दिन पहले दिया अपना टांगा पलटने वाला बयान दोहराया। नागपुर में पत्रकारों ने शिंदे से जब उनके इस बयान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये तो मैंने पहले ही कहा है। उन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहेब और देगे साहब का कार्यकर्ता हूं। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया और आम आदमी जनता की इच्छा की सरकार लाए। इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिन्हें समझना है वे समझ ले। उन्होंने आगे कहा, विधानसभा में मैंने अपने भाषण में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली। इसलिए मुझे हल्के में ना लें। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वे इसे समझें और मैं अपना काम करता रहूंगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे हाल फिलहाल के दौरान सीएम फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे दोनों के बीच टकराव की अटकलें लग रही हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले 3 दलीय गठबंधन यानी भाजपा, शिवसेना, एनसीपी द्वारा विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 230 सीटें जीतने और प्रतिद्वंदियों को लगभग खत्म करने के ठीक 3 महीने बाद सत्तारूढ़ महायुति में दरार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कोई भी स्पष्टीकरण या दावा अटकलों को खत्म करने में मदद नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेदों की अटकलों के बीच 900 करोड़ रुपए की एक परियोजना जिसे शिंदे के सीएम कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी गई थी, वो अब रोक दी गई है। शिंदे द्वारा अनुमोदित जालना जिले की यह परियोजना जब मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के अनुसार सिडको के प्रबंध निदेशक द्वारा जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम से शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच तनाव बढ़ सकता है। जालना खारपुड़ी परियोजना की जांच ने इसकी वैधता और शिंदे की मंजूरी के पीछे के इरादों पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व विधायक संतोष सांबारे ने भी इस मामले में सीएम फडणवीस से कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर परियोजना में अनियमितताओं को उजागर करते हुए हाई पावर कमेटी से जांच कराने और राज्य सरकार को गुमराह कर सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटनाक्रम ने जालना खारपुड़ी परियोजना के भाग्य और महायुति सरकार में समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठाकरे गुट ने सिडको के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए इस परियोजना से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट अपने पहचान के बिजनेसमैन और ब्रोकर्स को दिलाने में मदद करने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि स्थानीय लोगों से कम कीमत पर जमीन खरीदकर प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। जालना खारपुड़ी प्रोजेक्ट की प्लानिंग 2018 में CIDCO ने की थी। बाद में इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय फर्म अर्न्स्ट एंड यंग को नियुक्त किया गया था। 10 जनवरी 2020 को फर्म की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र सरकार ने 9 जुलाई 2020 को परियोजना को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया। इसके बाद सिडको और सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 और 2023 में परियोजना की समीक्षा शुरू की। 2023 में KPMG की एक नई रिपोर्ट के आधार पर परियोजना को अंततः 2024 में मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन MVA ने सवाल उठाया है कि जो परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी वह अचानक व्यवहार्य कैसे हो गई। दरअसल देवेंद्र फडणवीस द्वारा शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने और कुछ परियोजनाओं की जांच के आदेश देने के बाद तनाव और बढ़ गया है। इनमें SC महामंडल के लिए 1310 बसों का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। पूर्ववर्ती शिंदे सरकार पर कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करने का आरोप लगा था और इसकी वजह से राज्य परिवहन निगम को कम से कम 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा था। शिरपुर के काला पानी में सैराट जैसी घटना, 20 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या। धुले जिले के शिरपुर तालुका स्थित काला पानी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो मराठी फिल्म सैराट की कहानी की याद दिलाती है। शादी समारोह के अवसर पर अपनी एक मित्र से मिलने गए 20 वर्षीय युवक की लड़की के परिजनों ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। यह घटना कालापानी इलाके में घटी, जहां मृत युवक की पहचान कमल सिंह दारा सिंह वसावे के रूप में हुई है। कमल सिंह एक कृषि महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उसका शव कालापानी के नाले में बरामद हुआ।
पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। 18 फरवरी को कालापानी करके एक छोटा सा गांव है, वो गांव में 4 लड़के, उनकी 2 जो फ्रेंड थी, वो लड़कियों को मिलने को रात को गए थे और उनसे वो 2 लड़कियों में से एक के साथ में एक लड़का जब बातचीत कर रहा था तो उसी समय उसके परिवार वालों ने वो सब देख के वो लड़कों को मारपीट किया और उनको बांध के रखा था। और उसके बाद में मारपीट करते वक्त एक लड़का जिसने भागने की कोशिश की, उसको परिवार के वो सदस्यों ने गंभीर रूप से घायल करके उसका खून कर दिया और उसके बारे में पुलिस स्टेशन को ऑफेंस रजिस्टर करके अभी 7 जो आरोपी थे उनमें से एक आरोपी को हमने अभी कब्जे में लिया है। जो मयत था तो उसका जो विधि है वो उमरदा गांव को न करते हुए मयत लोगों के जो रिलेटिव थे उन्होंने वो कालापानी गांव में किया है। फिर भी अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती स्टूडियो की चोरी, आरोपी गिरफ्तार, 37 लाख बरामद। बनना चाहता था संगीतकार, बन गया चोर। संगीतकार और गायक प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो में हुई चोरी के मामले में मालाड पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष बूटीराम सायल, उम्र 32 वर्षीय है। आरोपी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 37 लाख और एक लैपटॉप, मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार संगीतकार गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर रुस्तम जी ओजोन बिल्डिंग में स्थित यूनिम यूज रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टूडियो चलाते हैं। शिकायत उनके मैनेजर 29 वर्षीय विनीत छेड़ा ने दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एक फिल्म निर्माता के कार्यालय से एक व्यक्ति स्टूडियो आया और भुगतान के रूप में 40 लाख रुपए नकद दिए। छेड़ा ने नकदी की गिनती की और उसे एक ट्रॉली बैग में रख लिया। चोरी हुए बैग में कथित तौर पर 500 रुपए के 8000 नोट थे। उस समय कार्यालय में सहायक आशीष सयाल 32 वर्षीय व खान नामक व्यक्ति मौजूद थे। छेड़ा इसके बाद कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लेने के लिए चक्रवर्ती के आवास पर जाने के लिए स्टूडियो से निकल गया। जब वह लगभग 10:30 बजे वापस लौटा तो उसने पाया कि बैग गायब है। उन्हें बताया गया कि सयाल ने यह दावा करते हुए बैग ले लिया था कि वह चक्रवर्ती के घर नकदी पहुंचा रहा है, लेकिन चक्रवर्ती के घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद चक्रवर्ती के मैनेजर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद मालाड पुलिस के डिटेक्शन PSI तुषार सुखदेव की टीम ने तकनीकी और CCTV की मदद से आरोपी को जम्मू कश्मीर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पनहाले ने बताया कि आरोपी सिंगिंग करना चाहता था और म्यूजिक डायरेक्टर बनने की चाह रखता था, जिसे मौका नहीं दिया गया। जिसके बाद मौका देखकर सयाल ने 40 लाख का बैग उड़ा लिया। हालांकि पुलिस जांच मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। सर, प्रीतम चक्रवर्ती के चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया, पूरा मामला क्या है उसके बारे में बताइए। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिशियन जो है प्रीतम दा चक्रवर्ती, उन्हीं जो उनका रहना है मालाड पुलिस स्टेशन के वेस्ट साइड में रुस्तम जी ओजोन उसमें रहते हैं। 14वां नंबर फ्लैट इसके फ्लोर पे उनका फ्लैट है और 15वें नंबर फ्लैट पे उनका स्टूडियो है। सभी जो कुछ है उनकी म्यूजिक का जो कुछ है जो कंपोजिशन वहीं रुस्तम जी ओजोन में ही होता है। वहाँ उनके पास एक आशीष सायाल बोल के जो नौकर था, उनके पास 4 साल से वो नौकर था। वो सायाल के जो स्टूडियो में जो स्टूडियो के काम का पैसा आ गया था, फिर उसने वहाँ वो पैसा 40 लाख रुपए जो बैग में था वो रात को 4 फरवरी 2025 को वो बैग लेके चला गया, भाग गया उसके अंदर। फिर भागते वक्त उसने स्टूडियो से वहाँ से पैसा लेके भागते हुए तो अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया, फेंक दिया। फिर वहाँ से जो रुस्तम जी ओजन से वहाँ से लिंक रोड से जाके उसने MTNL जंक्शन तक भागते हुए जाके वहाँ से ऑटो पकड़ा, चारकोप चले गया पहले, फिर चारकोप से उतर के उधर उसने निकल गया। फिर बाद में से कांदिवली गया, कांदिवली से जाके उसके अंदर फिर मालवनी पहुँचा। इस तरह पहुँचते हुए 3-4 दिन में वो अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था, रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था इसलिए ट्रैकिंग नहीं हो रहा था। हमारे जो डिटेक्शन टीम मालाड की जो है सुखदेव
जो कि तुषार सुखदेव इनकी टीम और तांत्रिक ये जो लोग हैं, ये इसके अंदर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने में इसमें सबसे उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ऐसी जब वो यहाँ से निकला, वहाँ से लेके आजू बाजू में जितने भी शॉप्स है या दुकान से, उन्हीं जगह पे उनके पास जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसके एनालिसिस करते थे। एनालिसिस से ले करके सीसीटीवी फुटेज के से आगे डायरेक्शन किधर चलेगा, किस ऑटो से चलेगा, किस व्हीकल से चलेगा, फिर वो उसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके फिर आगे पहुंच गए। ऐसे 4-5 दिन के बाद हमको पता चला इन्वेस्टिगेशन टीम को, ये वर्सोवा में उसका कोई दोस्त है जिससे कि इससे पहले वो 2-3 बार मिल चुका है। और मिल चुका है उसी वक्त जब उसके पहले का जो मोबाइल था उसका एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये जो 3-4 बार वो बिल्डिंग में गया था मिलने के लिए, किसको मिलता था, इसलिए वो जानकारी निकालने के बाद पता चला उसका वहीं एक फ्रेंड रहता था उसी के, जो कुछ उसी के दूसरे म्यूजिशियन के पास जो काम करता था वो फ्रेंड रहता था, उसके पास वो पैसा लेके चले गया। फिर उसकी मदद से लेके वो वहाँ से वो पैसा लेके जम्मू चले गया है और जम्मू उसकी नेटिव प्लेस था उसके अंदर। उससे उसकी मिसेज भी वहीं थी, वहाँ उसके लोग उसके मिसेज का मोबाइल से हम ट्रैक किए इसके अंदर, इससे इसका मोबाइल हम भी उसके जो फ्रेंड बाकी के लोगों से लिया। इसके अंदर पता चला कि ये मोबाइल एक्टिव है और मिसेज से बात करने के बाद वो अपने को झूठ बोल रही है और वो होटल में उधर इधर वो स्टे कर रही है। उससे हमको पता चला कि जो बड़े बड़े होटल में जब स्टे करती है लेडीज़, उसके साथ उसका पति भी होना ही चाहिए। और इसलिए वो हम ट्रैक करने के बाद जब अपने को स्टेबल और ए टाइप लोकेशन मिला, उस वक्त हमारे डिटेक्शन की टीम मालाड की जो है तुषार सुखदेवे, महिला सब इंस्पेक्टर जो है मनीषा कांगलकर और डिटेक्शन की टीम ये फ्लाइट से वहाँ जम्मू चली गई। जम्मू जाने के बाद वहाँ ट्रैक करने के बाद उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इंट्रोगेशन किया गया, जो 40 लाख में से 34 लाख जो रुपीज़ है उसने घर पे रखा था, वो हमने वहाँ से बरामद किया। फिर उसने जो 3 लाख रुपए में से जो 1.5 लाख का एक आईफोन लिया और 1.5 लाख का एक एप्पल का लैपटॉप लिया, वो भी हमने बरामद किया। इस तरह 40 लाख में से नियर अबाउट 37 से 38 लाख का जो कुछ हमने बरामद किए सो वहाँ लीगली जम्मू में होने की वजह से हमारे ऑफिसर ने वह साहबा पुलिस स्टेशन को गए, वहाँ से वहाँ बाकायदा एंट्री किए। एंट्री करने के बाद कोर्ट में सब पेश करके वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिए। ट्रांजिट रिमांड लेके कल उन्होंने यहाँ से लेके आके फ्लाइट से लेके आके बोरेली कोर्ट में उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद उसका पीसी लिया गया। पीसी से अभी वो बरामद किया और रकम जो है बॉम्बे से जम्मू तक किस तरह गया है, किसने उसको मदद किया और इसी के अंदर कौन कौन लोग इसी के अंदर है और इसके क्या वजह है इसके अंदर, ये सभी इन्वेस्टिगेशन इसी के अंदर अभी चल रही है। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पहले उसके ऊपर कोई मामला दर्ज है? आरोपी का बैकग्राउंड वो जम्मू का रहने वाला है। जब प्रीतम दा जो जम्मू के लिए वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जाते थे, वहाँ जब भी जाते थे प्रीतम दा के लिए वो सभी व्यवस्था करता था, गाड़ी की व्यवस्था, जाना आना, अब रहने का जम्मू किसमें वो लाइजनिंग के लिए करता था। जब प्रीतम दा के पास बहुत बार करने के बाद प्रीतम दा ने उसको आशीष साहिल ने रिक्वेस्ट करने से प्रीतम दा ने अपने पास उसके स्टूडियो में उसको नौकरी रखा था। 4 साल से वो रहता था। बीच में 2-3 महीने से उसका काम में मन नहीं लग रहा था, सही तरह से काम नहीं कर रहा था। प्रीतम दा ने उसको बोला था कि अगर यहाँ तुझे काम करने की इच्छा नहीं है, कि मन नहीं लग रहा है, तो इधर यहाँ बॉम्बे में बहुत सारे मेरे दोस्त है, म्यूजिशियंस है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ तुझे इससे अच्छी नौकरी लगा देता हूँ, वहाँ अच्छा काम कर। इससे शायद उसके 2-3 दिन में कुछ उसकी गुस्सा आ गया। गुस्सा आके जैसे ही उसको पता चला कि प्रीतम दा के म्यूजिशियन की जो पैसा लोगों के लिए पैसा देने के लिए लोग पैसा आ गया बैग में, तब उसने उठा लिया, वो उठा लेके चोरी करके भाग गया इसी के अंदर। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।